साल 1955 एक ऐसा प्लेन जो अमेरिका के न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरता है, लेकिन वह प्लेन कभी मियामी पहुंच ही नहीं पाता और उसकी लैंडिंग 37 साल बाद 1992 में होती है। आखिर ये प्लेन 37 सालों तक कहाँ थी? हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस एयरपोर्ट पे इस प्लेन की लैंडिंग हुई थी, वहाँ से यह प्लेन एक बार फिर से उड़ान भरता है और आसमान में गायब हो जाता है। आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, आइए देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 जुलाई 1955। डगलस DC-4 नाम का एक अमेरिकन चार्टर्ड प्लेन जो पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज का हिस्सा था, जिसे फ्लाइट 914 कहा जाता था, जो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरता है, लेकिन कभी मियामी नहीं पहुंच पाता। वह प्लेन आधे रास्ते से गायब हो जाता है। उस प्लेन में 57 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स भी थे। काफी खोजबीन के बाद जब इस प्लेन का अता पता नहीं चलता तो इसे मिसिंग घोषित कर दिया जाता है। पर 21 मई 1992 को वेनेजुएला के कैपिटल कैराकस के एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है। एयरपोर्ट के क्रू को आसमान में एक प्लेन नजर आता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वो प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार में नजर नहीं आ रही थी। वो प्लेन एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है और यहाँ मौजूद ऑफिसर, जिसका नाम जुआन डेला कोर्टे था, जब वह प्लेन के पायलट से प्लेन का नाम पूछता है तो वह बताता है कि मैं DC-4 में सवार हूँ और हम मियामी एयरपोर्ट पे लैंडिंग करना चाहते हैं। पायलट बहुत घबराया हुआ लग रहा था और उसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है जब जुआन उसे बताता है कि ये मियामी नहीं, वेनेजुएला का कैराकस एयरपोर्ट है। मतलब DC-4 अपने डेस्टिनेशन से बहुत ही ज़्यादा दूर था और पायलट को पता भी नहीं था कि वह 37 साल फ्यूचर में आ चुका है। जब पायलट को पता चलता है कि यह वेनेजुएला का कैराकस एयरपोर्ट है तो वह डर जाता है और कैराकस एयरपोर्ट पे लैंडिंग की परमिशन मांगता है। जैसे ही उसे लैंडिंग की परमिशन मिलती है और कैराकस एयरपोर्ट पे फ्लाइट 914 लैंड होता है तो पायलट बाहर का नज़ारा देखकर चौंक जाता है। दूसरे प्लेन्स काफ़ी नए और मॉडर्न लग रहे थे। आसपास की बिल्डिंग और लोग काफ़ी अजीब लग रहे थे। यही हाल वहाँ के लोगों का भी था। फ्लाइट 914 के बारे में तो वहाँ के लोगों ने कभी सुना भी नहीं था। जब एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल टीम पायलट से बात करती है तब पायलट को पता चलता है कि वो 1992 में आ चुका है। एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल टीम यह देखकर हैरान थे कि जो प्लेन वो अपने सामने देख रहे हैं वो 37 साल पहले साल 1955 में टेक ऑफ हुआ था। अब जैसे ही पायलट को पता चलता है कि वो साल 1992 में आ चुका है, पायलट परेशान और हैरान हो जाता है और तुरंत वहाँ से टेक ऑफ करने का डिसीजन लेता है। जब वह उस एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था तब पायलट के हाथ में एक फाइल था, जिससे एक पेपर नीचे गिर जाता है और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। उसके बाद फ्लाइट 914 कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता और ना ही फ्लाइट 914 में बैठे पैसेंजर्स के बारे में पता चल पाया। लेकिन उस पेपर का क्या जो पायलट के हाथ से नीचे गिर गया था? असल में वो कोई पेपर नहीं बल्कि एक कैलेंडर था साल 1955 का, जो ये साबित करता है कि वह प्लेन सच में 1955 में टेक ऑफ हुआ था। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि फ्लाइट 914 37 सालों से कहाँ था? क्या उस प्लेन ने टाइम ट्रैवल किया? अगर उस प्लेन ने सच में टाइम ट्रैवल किया तो टाइम ट्रैवल 2 तरीकों से किया जा सकता है। नंबर 1, ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फील्ड के नज़दीक जाकर। नंबर 2, लाइट के स्पीड से ट्रैवल करके। अब पृथ्वी पे किसी भी ब्लैक होल का होना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम सेकेंड ऑप्शन पे बात करेंगे। डगलस DC-4 एक 4 इंजन प्लेन था जो साल 1942 में मैन्युफैक्चर्ड हुआ था और उसकी इतनी स्पीड पॉसिबल ही नहीं है कि वो लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर सके। मतलब इस प्लेन का टाइम ट्रैवल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो आखिर वह प्लेन 37 सालों तक कहाँ था? इसका आंसर जानने के लिए हमें वापस से उस एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा जहाँ पायलट के हाथ से एक कैलेंडर जमीन पे गिरा था। जो कैलेंडर पायलट के हाथ से गिरा था वह 1955 का था। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि पायलट के पास कैलेंडर आया कहाँ से? क्या पायलट को दिन और तारीख याद नहीं रहता था? इसका आंसर जानने के लिए हमें 30 अक्टूबर 1935 में जाना पड़ेगा, जब B299 नाम का एक प्लेन टेक ऑफ करता है और क्रैश हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि पायलट फ्लाइट कंट्रोल सरफेस को रिमूव नहीं कर पाता है। फ्लाइट कंट्रोल सरफेस बेसिकली उन कंट्रोल्स को कहा जाता है जिसकी वजह से प्लेन अपने डायरेक्शन और एल्टीट्यूड को मेंटेन कर पाता है। उस टाइम पे प्लेन के सारे कंट्रोल को एक सीक्वेंस में याद रख के प्लेन को कंट्रोल करना पड़ता था और B299 के पायलट को ये कंट्रोल याद नहीं रहा और प्लेन क्रैश हो गया।
इस घटना के बाद हर एक प्लेन में एक चेकलिस्ट का होना जरूरी कर दिया गया। अब बात करते हैं फ्लाइट 914 के कैलेंडर के बारे में। तो फ्लाइट 914 के पायलट के हाथ में कैलेंडर नहीं बल्कि चेकलिस्ट होना चाहिए था, जो ये साबित करता है कि ये पूरी स्टोरी फेक थी। पूरे एविएशन फील्ड में जितने भी प्लेन क्रैश हुए हैं या मिसिंग हुए हैं, उसमें फ्लाइट 914 नाम का कोई भी प्लेन मिसिंग नहीं हुआ था, और ना ही 1955 में न्यूयॉर्क से कोई प्लेन मियामी के लिए उड़ान भरता है। अगर आप गूगल पे फ्लाइट 914 के बारे में सर्च करते हो तो आपको पता चलेगा कि फ्लाइट 914 37 सालों के बाद नहीं बल्कि 30 सालों के बाद लैंड हुआ था, और यह फ्लाइट 1992 में नहीं 1985 में लैंड हुआ था, जिससे साफ पता चलता है कि यह एक फेक स्टोरी थी। लेकिन अब सवाल यह है कि यह फेक स्टोरी और फिक्शनल स्टोरी फैलाई किसने? इस फेक स्टोरी को फैलाने का पूरा क्रेडिट अमेरिका के एक न्यूज़पेपर एजेंसी वीकली वर्ल्ड न्यूज को जाता है, जो साल 1979 से 2007 के बीच में एक्टिव थी। यह न्यूज़पेपर एजेंसी मोस्टली फिक्शनल स्टोरी को पब्लिश किया करती थी। वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस स्टोरी को भी पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डेला कोर्टे की फोटो भी लगाई थी। जब पहली बार यह स्टोरी पब्लिश करने से वायरल नहीं हुई तो उन्होंने यह स्टोरी अपने न्यूज़पेपर के थ्रू दोबारा से पब्लिश किया। अगर आप उन दोनों न्यूज़पेपर को देखोगे जो वीकली वर्ल्ड न्यूज के द्वारा पब्लिश की गई थी, उन दोनों में ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डेला कोर्टे की फोटो अलग अलग है, और यह फेक स्टोरी आग की तरह फैल गई। वैसे वीकली वर्ल्ड न्यूज ने सिर्फ यही फेक स्टोरी नहीं फैलाई, और भी बहुत सारी फेक स्टोरीज है जो वीकली वर्ल्ड न्यूज ने अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है। तो दोस्तों, ये थी मिस्ट्री फ्लाइट 914 की। आपकी क्या राय है फ्लाइट 914 के बारे में? कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।